नमस्कार 12th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की हमारी जो दूसरी कविता है पतंग, उसको पढ़ेंगे। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा। यह कविता आलोक धनवा का जो एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज़ बनती है में से अवतरित है। आज हम इस कविता को फर्स्ट पार्ट में आधा पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। कविता पढ़ते वक्त हम कविता का प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य अच्छे से समझेंगे। पतंग कविता के अंदर कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बाल चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। जब शरद ऋतु आती है तो मौसम किस तरह से सुहावना और सुंदर साफ होता है, शरद ऋतु के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। और बच्चे किस प्रकार से उस साफ मौसम में पतंग उड़ाते हैं, बच्चों की क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार से उनका मन होता है, उसका स्वाभाविक वर्णन कवि ने बड़ा सुंदर किया है पतंग कविता के अंदर। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया में कवि क्या कह रहे हैं? सबसे तेज बौछारों का मतलब है बरसात, और सबसे तेज बरसात कब होती है? सावन के महीने के अंदर। भादो गया, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ का मतलब यहाँ है कि मौसम साफ हो गया। सवेरा होने का मतलब है प्रकाश होना, उजाला होना। कि सबसे तेज बौछारें मतलब सावन का महीना जिसके अंदर बहुत बरसात होती है, भादवे के अंदर भी बादल छाए रहते हैं, मौसम साफ नहीं रहता, तो वो जो महीने थे वो चले गए। यानी कि बरसात का जो मौसम है, बरसात ऋतु है, उसके जाने के बाद शरद ऋतु आ गई। सवेरा हुआ मतलब वो जो बरसात के समय में बादल छाए रहते हैं, अंधेरा छाया रहता है, वो सब चला गया। अब उजाला हो गया, मौसम साफ हो गया। और किस प्रकार से हो गया? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, कि लालिमा लिए हुए। किस प्रकार से सवेरा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा। जैसे खरगोश की आंख हल्की लाल रंग की होती है, उसी प्रकार से कवि ने कल्पना की है कि इस प्रकार से शरद ऋतु में मौसम हुआ है, कि इस प्रकार से वातावरण कवि को दिखाई दे रहा है कि खरगोश की आंखों के जैसे लालिमा लिए हुए लाल रंग का सवेरा हुआ है, लाल रंग का मौसम अब आ गया है, हल्के लाल रंग का। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद यहाँ सर्दी ऋतु, सावन, भादवो, सात के जो 3 महीने होते हैं, साठ, सावन, भादवा, उसके जाने के बाद शरद ऋतु में आसोज का महीना, आसोज यानी कि आश्विन का महीना शुरू हो जाता है, पहला महीना होता है। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुल क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे नदी के ऊपर दूसरे स्थान को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है। तो पुल से कवि का क्या तात्पर्य है कि बरसात ऋतु को छोड़कर दूसरी ऋतु में आना, शरद ऋतु में आना। तो शरद ऋतु कैसे आई? एक पुल को पार करके। शरद ऋतु को पार कर बरसात ऋतु को पार करके शरद ऋतु आई यहाँ। और पुल का दूसरा अर्थ क्या है? पुल का मतलब है झड़ी। बरसात की जो झड़ी लगती है, यानी कि पुलों
यहाँ पर बहुवचन है पुलों यानी कि झड़ियों को, कि बरसात की जो झड़ियाँ थी बहुत सारी, उनको पार करके शरद ऋतु अब आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया है। शरद ऋतु कैसे आई? तेज गति से आ गई। तेज साइकिल, चमकीली साइकिल का मतलब प्रकाश के साथ, उजाले के साथ। जिस प्रकार से कोई नई साइकिल चमकती हुई तेज गति से चलती हुई कितनी सुंदर लगती है जब वो साइकिल तेज गति से चलती है, तो कवि ने यही कल्पना की है कि शरद ऋतु कैसे आई, जैसे मानो कोई नई चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा हो, यानी कि मौसम है वो तेज गति से ही बिल्कुल उजाला लिए हुए, सफ़ेदी लिए हुए, साफ सुंदर स्वच्छ आ गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जिस प्रकार से साइकिल से जब कोई जाता है और वो अगर किसी को बताना चाहता है कि मैं आ गया हूँ, तो वो जोर जोर से घंटी बजाता है। तो कवि भी यही कल्पना कर रहे हैं कि शरद ऋतु आते ही सबको बता रही है कि मैं शरद ऋतु आ गई हूँ। घंटी बजाने का मतलब है शोर शराबा। शरद ऋतु आते ही प्रकृति में क्रियाकलाप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सावन और भादवे के महीने के अंदर सारे काम ठप हो जाते हैं। बरसात के अंदर बच्चे खेल नहीं पाते, लोग जो काम करते हैं खेतों में, दूसरे काम होते हैं वहाँ वो कर नहीं पाते, चारों तरह चुप्पी रहती है, सिर्फ बादल गरजते हैं, बरसात की ध्वनि होती है। वहाँ वातावरण में दूसरे की ध्वनि नहीं होती, नहीं ना ही पशु पक्षियों की कोई आवाज़ होती है। और मौसम साफ होते ही पशु पक्षी हैं वो कलरव करना शुरू कर देते हैं, और बच्चे हैं वो किलकारियाँ मारना शुरू कर देते हैं, खेलने कूदने लग जाते हैं, और लोग अपने कामों में लग जाते हैं, यानी कि शोर शराबा शुरू हो जाता है। इसीलिए कवि ने घंटी शब्द का प्रयोग किया है कि जो शरद ऋतु है वो अपने शोर शराबे के साथ आ गई है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि जब शरद ऋतु आ जाती है तो अपने मौसम को साफ और सुंदर, चमकीला इशारा क्या है, साफ सुंदर मौसम है, और जैसे साफ और सुंदर मौसम होते ही वो मौसम उन बच्चों को बुला रहा है कि हाँ मैंने मौसम को साफ कर दिया, वातावरण को साफ कर दिया है, अब आप पतंग उड़ा लो। तो कवि ने यही बात बताई है कि अपने चमकीले इशारों से जैसे पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, झुंड को, समूह को, बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ और पतंग उड़ाओ। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब शरद ऋतु ने क्या कर दिया, पहले शरद ऋतु आई पुलों को पार करते हुए, फिर मौसम को साफ किया, फिर बच्चों को बुलाया घंटी बजा करके, इशारा करके चमकीले से कि पतंग उड़ा लो। गतिशील दृश्य बिंब इसी को कहते हैं। आंखों के सामने जो दृश्य है और वो भी चलता हुआ कि बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अब कवि क्या कह रहे हैं कि आकाश को, आसमान को इतना मुलायम का मतलब है साफ कर दिया, कोमल कर दिया। मुलायम का क्या अर्थ है कि जो बरसात का महीना होता है वो नमी होती है आकाश में, या तो तेज़ हवा चलती है या चलती नहीं, बरसात होती है। लेकिन शरद ऋतु में हल्की हल्की हवा चलती है और वो नमी है वो गायब हो जाती है। जो कागज़ की पतंग होती है वो आसानी से शरद ऋतु में ऊपर उड़ सकती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि जैसे शरद ऋतु ने वो मौसम बना दिया, वो वातावरण कर दिया जिसमें बच्चे पतंग उड़ा सके। पतंग ऊपर उठ सके का मतलब है कि बच्चे आसानी से पतंग अपनी उड़ा सके। इतना शुद्ध, साफ, स्वच्छ मौसम शरद ऋतु ने बना दिया, इतना कोमल आकाश को बना दिया कि वो कोमल पतंग है वो ऊपर उड़ा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। स्वाभाविक अलंकार का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। स्वाभाविक बातें हैं सारी की सारी। शरद ऋतु आते ही मौसम साफ होगा, ये भी स्वाभाविक है, प्राकृतिक स्वभाव है। और मौसम साफ होते ही बच्चे तो खेलेंगे, ये भी स्वाभाविक बातें हैं।
और पतंग है वो हल्की होती है, रंगीन होती है। ये भी स्वाभाविक बातें हैं। पूरी कविता के अंदर स्वाभाविक अलंकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कवि ने। दुनिया की सबसे हल्की होती है पतंग, बिल्कुल हल्की होती है, तभी तो कि हल्की क्यों होती है कि आकाश में हवा में ऊपर उड़ सके। रंगीन सुंदर सुंदर बनाते हैं पतंग को। और दुनिया का सबसे पतला कागज़, सबसे पतले कागज़ से पतंग को बनाया जाता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी का मतलब एक छड़ी सी होती है पतंग के कागज़ के बीच में, वो भी बहुत पतली होती है। बांस की सबसे पतली जो छड़ी है वो लगाई जाती है कमानी के रूप में। सबसे पतला कागज़, सबसे पतली बांस की कमानी, इतनी अच्छी रंगीन और दुनिया की सबसे हल्की चीज़, ये विशेषण लगाए हैं कवि ने पतंग के कि वो ऊपर उड़ सके। इसीलिए शरद ऋतु ने मौसम को मुलायम बना दिया है, साफ बना दिया है। कवि बड़ी सुंदर कल्पना यहाँ कविता के अंदर की है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और कवि कल्पना क्या कर रहे हैं कि शरद ऋतु और क्या चाहती है कि शरद ऋतु ने मौसम को साफ इतना क्यों बनाया है कि बच्चे पतंग उड़ा सके और सीटियां बजा सके, खुल करके खेल सके, उन किलकारियां मार करके खेले। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तितलियां कवि ने किसको कहा है? बच्चों को। बच्चों की तरह बच्चे रंग बिरंगे होते हैं, सारे झुंड में इकट्ठे होकर के। नाजुक का मतलब है कोमल मन वाले, जो कोमल मन के निर्मल बच्चे होते हैं, उसकी दुनिया खेल सके, वो आ सके शरद ऋतु में। और तितलियों की नाजुक दुनिया कवि ने यहाँ पतंग को भी कहा है। जो पतंग जब आसमान में उड़ती है रंग बिरंगी, जैसे ऐसा लगता है कि बहुत सारी तितलियाँ इस वातावरण में आ चुकी है। तो यहाँ दो अर्थ हम लगा सकते हैं, बच्चों का और पतंग का भी। प्रसंग आप किस प्रकार से लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग से ली गई है। इसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बाल चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। ये है आपका प्रसंग। व्याख्या हमने कर ली। और काव्य सौंदर्य की 10 लाइन हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। पहली लाइन में भाव, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बाल चेष्टाओं और क्रियाकलापों का चित्रण किया। दो बात बताइए कवि ने, एक तो शरद ऋतु के सौंदर्य का वर्णन और एक बाल चेष्टा होती है प्रयत्न, बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं मन में, उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं उसी को चेष्टा बोलते हैं। और क्रियाकलाप कैसे वो खेलते हैं निडर होकर के, उसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के अंदर कविता लिखी गई है। तत्सम तद्भव और विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनका सुंदर मिश्रण कवि ने यहाँ किया। जोर जो शब्द है ये आपका विदेशी है, और कई विदेशी शब्दों का प्रयोग, चीज़, इशारे और कागज़, और बाकी तत्सम तद्भव हमारे जो हिंदी के शब्द हैं उनका प्रयोग है। नाजुक ये भी विदेशी शब्द है, यानी कि हिंदी भाषा के न होके दूसरी भाषा के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। शांत रस है, प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर शांत रस होता है और प्रसाद गुण है। अभिधा शब्द शक्ति है, और अभिधा शब्द शक्ति हम लिख सकते हैं, लेकिन कविता के अंदर लाक्षणिकता है। प्रतीक कई लिए हैं कवि ने, और मुक्त छंद के अंदर कविता लिखी गई है। बिंबों का सुंदर प्रयोग है, ये लाइन तो मुख्य है ही हमारे लिखने के लिए। बिंबों का सुंदर प्रयोग है, कवि ने गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। जो दृश्य है शरद ऋतु का है, बच्चों का है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ,
और सर्व्य बिंब का भी सुंदर प्रयोग, घंटी बजाते हुए, किलकारियाँ मारना, सीटियाँ बजाना, यहाँ आपका सर्व्य यानी कि कानों में कविता पढ़ते हुए हमें वो जो छवि है हमारे कानों में सुनाई पड़ती है उसकी। तो यहाँ बिंबों का प्रयोग बड़ा सटीक और सुंदर कवि ने किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया पूरा का पूरा। अलंकार कविता के अंदर कौन से हैं? मानवीकरण, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, पदमेत्री, उपमा, पुनरुक्ति और श्लेष। कहाँ कहाँ आए हैं हम देखते हैं कविता के अंदर। तो खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, तो यहाँ सुबह की तुलना खरगोश की आँखों के साथ की गई है। यहाँ उपमा अलंकार है। तो जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है हमारा। और स्वभावोक्ति अलंकार हमने पहले इसके बारे में जान लिया कि स्वाभाविक बातों का वर्णन किया है। प्रकृति का मानवीकरण है। साइकिल कौन चलाता है? मानव चलाते हैं, लेकिन यहाँ तो शरद ऋतु चला रही है, यानी कि मानव की क्रियाकलापों का आरोप जब प्रकृति पर हो तो मानवीकरण अलंकार होता है। और एक अलंकार हमारा कौन सा है जो खास इसके अंदर? श्लेष। तितलियाँ के दो अर्थ है, एक बच्चे और एक पतंग। यहाँ इसके अंदर हमारा श्लेष अलंकार है। पुल का भी हम दो अर्थ मान के चलेंगे, इसके अंदर भी हमारा श्लेष अलंकार है कि एक तो पुल हो गया जो बांध होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बनाते हैं पुल, और एक यहाँ झड़ी। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों की विशेषता कवि क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कपास को साथ लेके आता है। कपास का अर्थ क्या है यहाँ पर? कोमल। कपास जो होती है बिल्कुल कोमल होती है, बिल्कुल मुलायम होती है, साफ होती है, स्वच्छ होती है, शुद्ध होती है। उसी प्रकार से बच्चे का मन बिल्कुल कोमल होता है, तन भी कोमल होता है। कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होती, कोई मैल नहीं होता उसके मन में। उसी प्रकार से कपास भी बिल्कुल साफ सफ़ेद रंग की होती है, मुलायम कोमल होती है। तो कवि ने प्रतीक लिया है कोमलता का कपास, प्रतीकात्मकता है इस कविता के अंदर। यहाँ आपकी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होते हैं बिल्कुल, इसीलिए तो प्रकृति उनका साथ देती है। स्वाभाविक बातें बताइए कि क्या स्वाभाविक बातें हैं जो साफ शुद्ध सही सोच जिसकी होती है उसकी हम बोलते हैं ना कि प्रकृति भी साथ देती है, परमात्मा भी उसका साथ देता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बेचैन पैर क्या है यहाँ पर कि जब वो पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते हैं और उसके पैरों के अंदर जो उतावलापन होता है उसके साथ कवि कल्पना कर रहे हैं कि जैसे मानो पृथ्वी वो नहीं दौड़ रहे, पृथ्वी उनके पास आ रही है सामने। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। बेसुध का मतलब उनको होश नहीं होता कि कहीं गिर जाएंगे, कहीं लग जाएगी, किसके घर जा रहे हैं। पतंग उड़ाते हुए छतों के ऊपर ऐसे घरों में बाहर घूमते हैं, बेहाल में वो पतंग उड़ा रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं। जब वो इस तरह से दौड़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए तो कवि कह रहे हैं कि उनकी कोमलता, उनके शरीर की, उनके मन की कोमलता इतनी होती है कि घरों की छतों को ही कोमल बना देते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कोमल बना देते हैं। ये भी स्वाभाविक बात है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और सारी दिशाएं होती है, मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा, यानी कि सारे वातावरण को गुंजित कर देते हैं अपनी किलकारियों और सीटियों से जब बच्चे खेलते हैं।
जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का मतलब है, पेंग कब भरी जाती है, जब झूला लेते हैं तो पेंग भरते हैं, ऐसे ऐसे ही वो दौड़ते हैं, ऐसे जोर जोर से बीच में छलांग लगा लगा करके दौड़ते हैं तेज गति से जाने के लिए, इसीलिए कवि ने यहाँ पेंग भरना कहा है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, किस प्रकार से दौड़ते हैं, किसके साथ तुलना की है कवि ने कि बच्चे किस तरह से दौड़ते हैं, डाली की तरह। डाली कितनी लचीली होती है, वेग होती है गति, अक्सर प्राय, प्राय वो कैसे दौड़ते हैं, प्राय डालियाँ कितनी नाजुक होती है, इधर उधर कैसे लचीलेपन के साथ वो झूलती है, उसी प्रकार से बच्चे भी अपनी लचीली गति से पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं। काव्य सौंदर्य इसका बिल्कुल सेम रहेगा। कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है, शुद्ध साहित्यिक भाषा है, तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, मुक्त छंद है, गतिशील दृश्य बिंब है, और यहाँ डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यहाँ आपका क्या है, उपमा अलंकार है और स्वाभाविक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, कपास है तो प्रतीकात्मकता है। पूरी 10 लाइन भी इसकी भी हो जाएगी। अच्छे से आपकी कविता समझ में आ गई होगी, इसी आशा के साथ धन्यवाद।